क्लास 11th में हम लोग आज समझेंगे एक नया चैप्टर है अकाउंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय विपत्र को इसको हम लोग हिंदी में जानते हैं, इस नाम से जानते हैं। देखिए क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसे डिफिनेशन में अगर समझेंगे सीधा सीधा तो लिखा हुआ है ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। लेकिन इस डिफिनेशन को समझने से पहले सामान्य रूप से इसको समझें कि बिल ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत कब पड़ती है हमको, इसको हम कब लिखते हैं। अगर ये समझेंगे तो हम लोग को ये डिफिनेशन समझने में आसानी होगी। अब ये जो लिखा हुआ है, अब ये समझिए कि जो लेन देन नॉर्मली जो बिजनेस में होते हैं वो सारे के सारे कैश नहीं होते। जो दो व्यापारियों के बीच में जो लेन देन होता है अक्सर उसमें नकद भी होता है, उधार भी होता है। अगर नकद होता है तो आप खरीदते हैं उसको डायरेक्टली आप चेक से पेमेंट कर देते हैं या फिर कैश पेमेंट कर देते हैं, तो वहाँ पे बिल लिखने की आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। बिल की आवश्यकता तब होती है जब यहाँ पे लेन देन आपका उधार होता है। आमतौर पे जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे जब हम उधार करते हैं तो जो माल बेचता है जिसको पैसा लेना होता है वो गारंटी चाहता है कि इतने समय के बाद हमको जो हमको अमाउंट लेना है वो मिल जाए। अब ये गारंटी कैसे हो? मान लीजिए किसी ने लेन देन किया, उसने सिर्फ ऐसे ही मौखिक बोला कि नहीं हम भाई 1 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, और 1 महीने के बाद अगर वो मुकर जाता है या डिले करता है पेमेंट करने में तो पैसा प्राप्त करने वाले के पास कोई आधार नहीं है मांगने का कि भाई मांगे पैसा वो, तो बोले नहीं भाई हम नहीं देंगे, या भाई कोई प्रूफ नहीं है उसका, सीधा सीधा बात है। तो प्रूफ के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा है और आज भी इसका यूज़ होता है। और विदेशी व्यापार में तो मुख्य रूप से इसका प्रचलन बहुत अधिक है। देशी व्यापार में कम हो गया है, लेकिन विदेशी व्यापार में इसका प्रचलन अभी भी होता है और बहुत ज़्यादा होता है। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है ना, जो देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में मुख्य रूप से जो हम लोग लिखते हैं, अब यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो नॉर्मली लिखता कौन है, यहाँ पर जो माल बेचता है या जिसको अमाउंट रिसीव करना होता है वो बिल लिखता है, और लिखने के बाद क्या करता है वो उससे साइन करा करके लेता है वापस। लिखता क्या है वो उसमें लिखेगा, उस ड्राफ्ट तैयार करेगा एक, जिसमें स्टैम्प भी लगा हुआ होता है और साइन भी किया हुआ होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। अब क्या लिखता है मुख्य रूप से उसको मैं बोल रहा हूँ कि आज से, अब जैसे मान लिया 1 महीने के बाद वो वचन दे रहा है कि नहीं हम भाई 1 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, और उसने 5,000 रुपये का माल खरीदा है, तो इस स्थिति में वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा बेचने वाला कि आज से 1 माह पश्चात मुझे या मेरे आदेश अनुसार 5,000 रुपये का भुगतान कीजिए जिसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है। अब ये लिख रहा है कौन? माल बेचने वाला, और इसके ऊपर वो देगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? खरीदने वाले को। खरीदने वाला उसके ऊपर साइन कर देगा अपना, वो लिखेगा बिल एक्सेप्टेड। लिखा हुआ क्या था? आज से 1 माह पश्चात। मान लीजिए जनवरी 1 को लेन देन हुआ तो लिखेगा आज से 1 माह पश्चात, यानी 1 फरवरी, और बिल में 3 दिन और छूट के दिए जाते हैं जिसको डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। तो समझेंगे हम लोग उसको, आज से 1 माह पश्चात मुझे या मेरे आदेश अनुसार 5,000 रुपये का भुगतान कीजिए जिसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है। अब इस पर साइन कर देगा कौन? माल खरीदने वाला, और साइन करा करके वो जो इसको पैसा प्राप्त करना वो अपने पास तुरंत रख लेगा इसको। और 1 महीने के बाद नॉर्मली जब उसका डेट पूरा होगा उसमें 3 दिन और छूट के दिए जाते हैं। प्रचलन में ये चीज़ है जिसको डेज ऑफ ग्रेस के नाम से वो जानते हैं हम लोग, अनुग्रह दिवस बोलते हैं। तो वो बिल ले जाकर के रिप्रेजेंट करेगा, वो खुद जाए या अपने किसी आदमी को भेजे या कोई थर्ड पार्टी जाए, जो जाएगा उसको पेमेंट मिल जाएगा सामान्य रूप से। नहीं मिलता है तो डिसऑनर है, बाद में समझेंगे, लेकिन सामान्य रूप से ये प्रक्रिया चलता है। अब इसी को लिखा गया, तो अब यहाँ पे इसके देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बोला गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? लिखित होता है, जिसे मैंने बोला लिख के दिया जाता है, लिखित होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट ये इन राइटिंग, लिखित में है ये, कॉन्टेनिंग एन अनकंडीशनल, इसमें कोई शर्त नहीं है लगा हुआ, सीधा सीधा लिखा है कि 5,000 रुपये का भुगतान किए इसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है। तो इसमें कोई शर्त नहीं लगा कि ऐसा होगा तब आप पेमेंट करेंगे, विदाउट कंडीशन होता है ये। साइंड बाय द मेकर, अब यहाँ पे साइन किया हुआ है मेकर के द्वारा, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, किसी विशिष्ट व्यक्ति को वो डायरेक्ट करता है पेमेंट करने के, सर्टेन पर्सन, और टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, एक निश्चित राशि, ओनली टू,
और टू द ऑर्डर ऑफ एफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि जिसके पास वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको भुगतान कर दीजिए। अब अगर इसकी विशेषता में जाएंगे तो ये लिखित होता है। अब देखिए यहाँ पे एक निश्चित अनकंडीशनल होता है, बिना शर्त का होता है, एक निश्चित राशि का उल्लेख होता है, और भी इसमें देखेंगे तो दस्तखत किया हुआ होता है, साइंड होता है, और देखेंगे तो इसमें स्टैंप वगैरह लगे हुए होते हैं, और कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होता है ये इत्यादि। अब इसमें कुछ और वर्ड्स को समझेंगे। देखिए इसमें ड्रावर, ड्रावी और पेई मैंने लिखा है। ड्रावर किसको कहेंगे, मैंने अभी बताया, जैसे जिसने माल बेचा है, नॉर्मली जिसको पैसा प्राप्त करना है, जो बिल लिख रहा है, जो बिल लिख रहा है वो ड्रावर है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो ड्रावी है। यहाँ पे अगर इसको एग्जाम्पल की सहायता से अगर हम समझेंगे तो जैसे ए ने बी को माल बेचा है, अब यहाँ पे ए है और बी दो व्यक्ति हैं, इसने सेल किया गुड्स को, तो ए ने बी को माल बेचा, तो यहाँ पे ड्रावर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ड्रावी कौन होगा, बी होगा यहाँ पे। और पेई का मतलब होता है कि जिसको अमाउंट रिसीव हो रहा है। देखिए तो हो सकता है कि अमाउंट अगर ड्रावर ने बिल को अपने पास ही रखा, अपने पास रखा कब तक, जब तक वो इसका डेट ऑफ मैच्योरिटी नहीं आ गया, पेमेंट डेट नहीं आ गया, तो नॉर्मली कौन प्राप्त करेगा पैसा, ड्रावर ही करेगा। तो इस स्थिति में पेई भी कौन हो जाएगा, ड्रावी ही हो जाएगा, ड्रावर हो जाएगा। लेकिन कई बार होता है कि इसको हम किसी दूसरे पार्टी को पेमेंट में देते हैं, इसको इंडोर्समेंट बोलते हैं, तो वहाँ थर्ड पार्टी जो है ना, जिसके पास बिल है, जो लेके जाएगा बिल, उसको मिलेगा, तो पेई अलग भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली ड्रावर के पास अगर रहेगा, ड्रावर लेके जाएगा, तो ड्रावर ही पेई है, मतलब जिसको पैसा मिल रहा है उसको बोलते हैं पेई। देखिए डेट ऑफ मैच्योरिटी एक शब्द मैंने यहाँ पे बताया है कि किसको बोलेंगे। डेज ऑफ ग्रेस मैंने बताया आपको कि 3 दिन जो छूट के और दिए जाते हैं। कभी भी बिल जो, देखिए मैक्सिमम जो बिल लिखा जाएगा, देखिए ध्यान रखेंगे, जो बिल लिखा जाता है वो मैक्सिमम 30 डेज का होता है, मैक्सिमम 3 मंथ्स का होगा, 3 मंथ्स का एक बिल लिखा जाता है, मैक्सिमम बोल रहे हैं। अब 1 महीने का भी हो सकता है बिल, 2 महीने का हो सकता है, 10 दिन का भी बिल हो सकता है, 25-30 दिन का भी हो सकता है, दिन में भी लिख सकते हैं आप इसको, लेकिन मैक्सिमम 3 मंथ्स का ही होगा। अब 1 महीने का हो या 2 महीने का हो या 3 महीने का हो या कुछ दिनों का बिल लिखा गया है, तो जैसे ही 1 महीना पूरा हो गया, जैसे मान लिया 1 जनवरी को बिल लिखा, तो उसका अब 1 महीने के बाद का पेमेंट है, तो 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होगा कि 3 दिन और छूट के दिए जाते हैं कि अगर पेमेंट करने वाले ने व्यवस्था नहीं किया है तो उसकी समुचित व्यवस्था 3 दिनों में कर ले, और जिसको पैसा भुगतान करना उसको समय पर भुगतान कर दे। तो ये प्रचलन में आ रहा था, और एक तरह से आप कहा जाए ये अभी प्रचलन में है और कानून की रूप धारण कर लिया ये। तो डेज ऑफ ग्रेस ये 3 दिन छूट के दिए जाते हैं। तो पेमेंट जो डेट आएगा आपका, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, डेट ऑफ मैच्योरिटी और डेट ऑफ पेमेंट, तो जितना दिन का बिल लिखा गया है उतना दिन प्लस 3 डेज हर हालत में। ऐसा नहीं कि 1 महीने में 3 दिन, 2 महीने में 6 दिन हो जाएगा, नहीं, या 3 महीने में 9 दिन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 1 महीने में भी 3 दिन है, 2 महीने में भी 3 ही दिन होगा, और 3 महीने में भी 3 ही दिन होगा डेज ऑफ ग्रेस के, और उतने दिनों के पास को पेमेंट करना। दिन में भी लिखा गया, जैसे 15 दिन के लिखा गया, तो 15 दिन में भी आपको छूट के दिन 3 दिन और दिए जाएंगे, हर हाल में 3 दिन का होता है। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी आपको समझ में आ गया होगा कि जितने दिनों का बिल लिखा है उसमें 3 दिन आपको और जोड़ देना है डेज ऑफ ग्रेस के, तो आपका डेट ऑफ पेमेंट आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे समझेंगे कि अकोमोडेशन बिल और ट्रेड बिल, जैसे टाइप्स अगर समझेंगे तो टाइप्स देखिए 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है ट्रेड बिल। अभी मैंने बस एग्जाम्पल दिया कि भाई माल के क्रय और विक्रय के बाद जो लिखा गया है, उधार जब माल खरीदा गया बेचा गया, उसमें जो बिल लिखा जा रहा है, जो व्यापारी लोग एक दूसरे को क्रय और विक्रय के बदले भुगतान के बदले में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं व्यापारिक बिल या ट्रेड बिल। लेकिन जब किसी को एक दूसरे को सहायता करने के उद्देश्य से बिल लिखा जाएगा, वहाँ कोई लेन देन नहीं हो रहा है उन लोग के बीच में, लेकिन आप मदद के उद्देश्य से, सहायता करने के उद्देश्य से किसी के ऊपर बिल लिख रहे हैं और वो एक्सेप्ट कर दे रहा है। मैंने मान लीजिए हमको 15,000 रुपये की ज़रूरत है, तो हमारे पास अभी पैसा नहीं है, तो हम बिल लिखेंगे और किसी से एक्सेप्ट करा कर को ले आएँ और उसको जा कर के बैंक वगैरह से डिस्काउंट करा लेते हैं। तो ऐसा बिल अगर लिखा गया है तो इसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल, अनुग्रह विपत्र बोलते हैं। ड्रावर ड्रावी मैंने पे ही बता दिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ और शब्द हैं यहाँ पर जिसमें प्रयोग होते हैं, एंडोर्समेंट। अब इसको समझेंगे कि एंडोर्समेंट किसको कहते हैं। अब एंडोर्समेंट का अर्थ होता है यहाँ पर कि जब आप उस विपत्र को किसी को दूसरे को भुगतान करने के बदले में दे देते हैं, भुगतान के बदले में देते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया कि ए ने बी को माल बेचा था और बी ने एक विपत्र स्वीकार करके ए को लौटा दिया था। अब ए के पास विपत्र है, अब देखिए यहाँ पर एक ए ने लिखा और बी ने एक्सेप्ट कर लिया है इसको। अब यहाँ पे जो बिल लिखा जा रहा है, बिल हो गया, ये बिल ए के पास है तो ये बिल रिसेबल कहलाएगा ए के लिए,
और बी के लिए क्या हो जाएगा, यही बिल बिल्स पेएबल कहलाता है, ध्यान रखेंगे। ए ड्यू डेट तक अगर अपने पास रखता है, खुद प्राप्त करता है, तो जाकर के पैसा लाएगा, तो पे वही होगा। लेकिन कई बार अगर ए को भी किसी दूसरे को भुगतान करना है और ड्यू डेट से पहले वो इस बिल को किसी तीसरे पक्ष को भुगतान स्वरूप दे देता है, तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल बोला जाता है। एंडोर्स कर देना, किसी को दूसरे को दे देना भुगतान के बदले में, तो एंडोर्समेंट इसी को बोलते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब होता है, जैसे देखिए मैंने बताया यहाँ पे कि ये बिल ए ने लिखा है और मैच्योरिटी तक अपने पास रख सकता है और जाकर के पेमेंट प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर इसको ए को पेमेंट की ज़रूरत ज़्यादा होगी, पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होगी, आज पेमेंट हो सकता है 2 महीने बाद मिलना हो, इसको 2 महीने का विपत्र लिखा हुआ हो, तो 2 महीने के बाद उसको पेमेंट मिलेगा। लेकिन अगर पैसे की आवश्यकता इसको अभी होगी, तो क्या करेगा, ये बैंक से जाकर के उस बिल को कुछ डिस्काउंट पर, बट्टे पर बोलते हैं उसको, भुना लेना, कुछ डिस्काउंट देकर के पैसे को ले आना। जैसे 5,000 रुपये का मान लिया विपत्र लिखा हुआ है और बैंक से जाकर के 6% डिस्काउंट पर ले आता है, मान लिया 2 महीने का विपत्र है, तो अब कुछ पैसा कम मिलेगा, इससे 5,000 रुपया है और 6% बट्टा है तो 6/100 और 2 महीने का 2/12, 2 6 12 कट जाएगा, 6 तो 0, 50 रुपये बैंक डिस्काउंट काट लेगी और 4,950 रुपया जो है ए को प्राप्त हो जाएगा आज। तो अगर देय तिथि से पहले जो लेखक, इसको बोलते हैं ड्रावर है, इसके पास विपत्र है, वो बैंक से डिस्काउंट करा लेता है, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ बिल। कई बार क्या होता है, जिसको पेमेंट करना है, जैसे मैंने यहाँ बताया ए, यहाँ पे पेमेंट किसको करना है, बी को करना है, और बी ने समय मान लिया 2 महीने के बाद का लिया है और इस बीच में उसके पास पर्याप्त रकम हो जाता है, तो हो सकता है ये देय तिथि से पहले ही जाकर के ए को बोले कि भाई आप पैसा हमारा ले लीजिए। तो ए तो बोलेगा भाई ठीक है पेमेंट दे दीजिए मेरे को, तो ये थोड़े बोलेगा कि भाई नहीं हमको ड्यू डेट पर 2 महीना बाद ही दीजिएगा या 1 महीना बाद ही दीजिएगा, नहीं, बोलेगा ठीक है पेमेंट कर दीजिए। अगर देय तिथि से पहले ही विपत्र की राशि का भुगतान स्वीकारता के द्वारा कर दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग रिटायरमेंट ऑफ बिल। तीसरा है डिसऑनर ऑफ बिल। समझ लीजिए डिसऑनर क्या हो गया भाई, अगर देय तिथि पर विपत्र की राशि का भुगतान स्वीकारता के द्वारा, ड्रावी के द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसे बोलते हैं विपत्र का अनादरण या डिसऑनर ऑफ बिल कहा जाएगा। तो बात समझ में आ गया। एंडोर्समेंट में क्या होगा, फिर समझ लीजिए, एंडोर्समेंट में विपत्र जो लेखक है या जिसके पास विपत्र किसी दूसरे पक्षकार को दे देता है भुगतान स्वरूप, तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। दूसरा मैंने बताया डिस्काउंटिंग। अगर देय तिथि से पूर्व ही लेखक जो है बैंक से बट्टे पर से भुना लेता है, डिस्काउंट करा लेता है, पैसा रिसीव कर लेता है, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। रिटायरमेंट का अर्थ हुआ कि अगर देय तिथि से पूर्व ही स्वीकारता विपत्र की राशि का भुगतान कर देता है, तो इसे बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। मैंने फिर बताया डिसऑनर, लास्ट में हो सकता है टाइम पर पेमेंट ना करे। अगर देय तिथि पर विपत्र का स्वीकारता, जिसने विपत्र एक्सेप्ट किया है, जैसे यहाँ पर बी था, वो पेमेंट अगर नहीं करेगा भुगतान तिथि पर, तो इस स्थिति को बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। आज मैंने कुछ शब्द जो इसमें प्रयोग होते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन था, उसको समझाने की कोशिश किया है। इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बताऊंगा। थैंक यू।